साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें क्या सिद्धांत है, हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की क्या अर्थ बताए गए हैं, क्या परिभाषा बताई गई है, और संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में हमारी आवश्यकताओं से जोड़ते हुए कौन कौन सी प्रमुख बातें कही, जिनका हम यथा स्थिति में आज भी उसी रूप में वे बातें देखते हैं। आज इन सभी विषय और पहलुओं पर बात करेंगे और सबसे खास बात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निदेशक तत्वों के बारे में चर्चा होनी है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो इसका अर्थ क्या है? तो नीति निदेशक तत्व वे आदर्श हैं जो राज्य की जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देते हैं। यानी कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट कैसे बने, इसके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बल देते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों का अर्थ ऐसे सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखते हैं। तो नीति निदेशक तत्व में एक मोरल वैल्यू, एक नैतिक मूल्य काम करता है और वो जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए प्रेरित करता है। एल.जी. खेडेकर ने कहा है कि सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। तो इन महापुरुष ने, महोदय ने ये बात रखा है कि सरकार ये प्रयत्न करेगी कि जो मानदंड हमारे संविधान के शिल्पकारों ने, मनीषियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उस पर ही सरकार चलेगी और लोक कल्याण का कार्य करेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी सोशल सिस्टम को वेलफेयर सिस्टम से कैसे जोड़ें, ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे विचार से निदेशक सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक प्रजातंत्र है। क्योंकि उस समय की जो जटिल परिस्थितियां थी, वे जो है राजनैतिक व्यवस्था में पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को अधिकार तो देना ही चाहते थे, साथ ही आर्थिक प्रजातंत्र यानी धन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न सिमटे, किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में न सिमटे, इसका भी आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हो, हर हाथ को काम मिले और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से उसे धन प्राप्त हो। ये बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। हम यह नहीं चाहते थे कि संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल संसदीय पद्धति के शासन की स्थापना की जाए और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कोई निर्देश न रहे। अतएव हमने जानबूझकर निदेशक सिद्धांतों को अपने संविधान में सम्मिलित किया है। वे इस बात को प्रमुखता से बल देते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब संविधान में अनुच्छेद 37 से लेकर के 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 37 से लेकर के 51 तक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व। हमने अर्थ और परिभाषा पर बात कर ली है, जिसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो हमें बातें बताई हैं उनको हमने जाना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना। अब हम आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व पर बात करेंगे
और 37 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व हैं। उनमें ये बातें कही गई है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको अपने योग्यता के हिसाब से जीविका की जो पर्याप्त साधन होने चाहिए, उनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात कही गई है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बातें वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी में हमारे निदेशक तत्व बताते हैं। तीसरी बात है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार गतिशील हो जिससे धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी जो धन और उत्पादन है किसी अराजक तत्व के हाथों में न जाने पाए और सब विकेंद्रीकरण हो, ऐसी बातें निदेशक तत्व में बताई गई हैं। चौथी बात है कि पुरुषों और स्त्रियों तथा अवयस्क बालकों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए तथा आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के प्रतिकूल हो। और इसके लिए लगातार अनेक प्रोविज़न हमारे संविधान में, इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बताए गए हैं। अब जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को फैक्ट्री में रखना, दुकान में जबरन कार्य करवाना और उनसे ऐसे कार्य करवाना जो है उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, ऐसे में उन सभी को दंडित करने का भी प्रावधान संविधान में बताया गया है। और 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था भारत सरकार ने निःशुल्क की है। और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसके लिए फंड बना है और चाइल्ड लाइन 1098 यह भी सुरक्षा कवच के रूप में बच्चों और बच्चियों की रक्षा करता है। पांचवा है पुरुषों व स्त्रियों को दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये अन्याय हो रहा था कि महिला काम करेगी तो उसको कम वेतन मिलेगा उतने ही कार्य के लिए, पुरुष काम करेगा तो उसको अधिक वेतन मिलेगा। ये जो असमानता थी, हमारे संविधान के मनीषियों ने इसे पहचाना और इसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया और महिला और पुरुष को बराबर की श्रेणी में रख करके समानता की बातें की। और यह भी नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। छठी बात है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं को, जो विकास की सीमाएं हैं उनके भीतर काम पाने में, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्तता एवं अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने वालों को प्रभावी रूप से सहायता उपलब्ध कराएगा। आज आप देखिए वृद्ध के लिए वृद्धा पेंशन बना है, दिव्यांग लोगों के लिए उनके लिए भी पेंशन बनाया गया है, उनको भी आर्थिक सहायता प्राप्त करवाई जा रही है। और कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि कल्याणकारी राज्य उनके लिए ज़रूर सोचे जो है अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए भी आवश्यकताएं नहीं पूर्ति हो पा रही हैं। कल्याणकारी राज्य उनका हाथ पकड़े
और उनको उनकी सहायता करे, यह एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है और हमारे संविधान के मनीषियों ने इस पर विशेष बल दिया और आज हम इसे यथास्थिति में देख रहे हैं। सातवीं बात है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण से स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालक और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो बालक को, जो छोटा बालक है और 18 वर्ष तक खास करके, उन्हें स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में और उन्हें प्रशिक्षित करने का काम, अनुशासन में रखने का काम, उन्हें आगे बढ़ाने का काम, यह एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। क्योंकि जब तक कल्याणकारी राज्य सिस्टम नहीं बनाएगा, सिस्टम क्रिएट नहीं करेगा, तब तक जो है वे सभी बच्चे तैयार होने में जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि जिस एरिया में, अब जैसे आदिवासी इलाके में जहाँ विद्यालय नहीं बन पाए हैं, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र नहीं जो है व्यापक रूप से बढ़ पाया है या सामान्य रूप से भी नहीं है, वहाँ पर उनके बच्चों को अशिक्षित होना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी बन गई है और उस अशिक्षा के कारण कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। अशिक्षा के कारण अत्यधिक बच्चों को उत्पन्न करना, अत्यधिक बच्चों को पैदा करना, जागरूकता न होने के कारण, शिक्षा न प्राप्त होने के कारण अनेक गंभीर बीमारियों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि सामान्य बातें हैं, जैसे लोहे से लग जाता है तो टिटनेस की सुई लगवाना है। तो ऐसे तमाम बातें हैं जो मेडिकल क्षेत्र में भी जन जागरूकता के लिए आवश्यक है। नहीं तो जिनको इन जो है बातों का ध्यान नहीं रहता, वे गंभीर समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ जाता है। और कल्याणकारी राज्य का यह कार्य है कि उनका यह दायित्व है कि उनकी सहायता करें और उन्हें गंभीर बातों से, गंभीर जो है रोगों से बचाएं। जैसे पोलियो पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गई थी, बहुत बड़ी समस्या थी और इसका निजात पाना बहुत आवश्यक था। तो पोलियो की 2 बूंद पोलियो को जड़ से समाप्त कर दी और जो है पूरे विश्व से इसे भगाने में समर्थता जो है हासिल की गई। और भारत ने लगभग 100% पूर्णतः पोलियो को जो है हरा दिया और जो है देश पोलियो से निजात प्राप्त किया। तो ये बातें हम राज्य के नीति निषेधक तत्वों में, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में इन बातों को हम देखते हैं। 8वीं बात है कि राज्य कर्मचारियों की काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाए और इस कारण उनका संविधान बनने में रोल नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वे गांधी जी की विचारधारा से, गांधी जी की सोच से प्रभावित थे। और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की, उसके माध्यम से लघु और सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। आपने देखा कि आज़ादी के कालखंड में कैसे चरखा ने हमें कपड़ा मुहैया कराया, हमें कपड़ा जो है पहनने के लिए वस्त्र प्रदान किया, और सभी ने जब चरखा चलाया तो जो है हर व्यक्ति के जो है तन पर कपड़ा हो गया। क्योंकि उस समय की स्थिति, अंग्रेज यहाँ से इतना लूट कर गए थे कि कपड़ा पहनना और 2 वक्त का भोजन करना भी काफ़ी कठिन था। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के जो विचार थे उसे भी संविधान के मनीषियों ने, संविधान बनाने वाले मनीषियों ने
उसे अपने विचारों में रख करके संविधान में ये बातें मेंशन की। अब हम आगे देखते हैं कि सामान्य जनता को, कॉमन पीपुल को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस उपलब्ध कराने वाले नीति निदेशक तत्व क्या है। सामाजिक न्याय यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम बात करें तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रह जाए। काफ़ी कॉमन समस्या आ रही थी कि न्याय जो है सामान्य आदमी तक कैसे पहुँचे, क्योंकि आज भी जो है न्याय पाने की जो प्रणाली है वो काफ़ी खर्चीली पद्धति है। वकील करना, वकील को पैसा देना और फिर हर पेशी पर जाना, 1000-2000 देना, फौजदारी हो, दीवानी हो, या अपने मानव अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनके हनन होने पर आप जो है कोर्ट गए हों, इन सभी बातों में आज भी हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था खर्चीली है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन व्यवस्थाओं में भी दुरुस्तीकरण होना चाहिए, क्योंकि सामान्य आदमी जब न्याय के दरवाजे तक पहुँचेगा तो उसका जो विश्वास रहेगा वही जन विश्वास हमारे न्यायपालिका को और दृढ़ बनाएगा और मजबूत बनाएगा, और जन सामान्य की विश्वास से न्यायपालिका न्यायप्रियता में सर्वोच्च स्थान पर होगी। और इस दृष्टिकोण से हमें इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और धन संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और इसी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा व संरक्षण प्रदान करेगा। हम सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ कुछ न कुछ और सामान्य तौर पर कुछ जो है उनके साथ अन्याय हुए, चाहे वो उच्च वर्ण के लोगों ने किया हो चाहे किसी अन्य। लेकिन धीरे धीरे समाज जैसे जैसे जो है प्रोग्रेसिव होता गया, प्रगतिशील विचार आने लगे, तो सब लोग तेज़ी से जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने लगे, क्योंकि ये आवश्यक भी है और उस समय भी आवश्यक था। और इस कार्य के लिए हमारे नीति निदेशक तत्वों में इस बात को विशेष रूप से बल दिया गया है। दूसरी बात है कि राज्य समाज के अनेक वर्गों के बीच प्रतिष्ठा, अवसरों तथा सुविधाओं की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। राज्य में जो भी अवसर निकलेंगे, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, IIT हो, नीट हो, UPSC हो, UPSSC हो, SSSC हो, SSC हो, CGL हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे। हालांकि जब समान अवसर की बात होती है तो रिजर्वेशन, आरक्षण की बात होना स्वाभाविक है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण आ जाने से समानता की बात कहाँ हुई, ये तो असमानता हो गई कि किसी एक वर्ग को आरक्षण मिल जा रहा है और हमारे साथ अन्याय हो जा रहा है। तो इस बात में ये तर्क दिया जाता है कि पिछले कुछ पीढ़ियों से जो दब गए हैं उनको उठाने की आवश्यकता है और इस कारण वे सामान्य धारा में आ जाएं, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दल इसका अलग अलग रूप से इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते हैं। तीसरी बात है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। यानी 14 वर्ष तक लिए सर्व शिक्षा अभियान चला, जिसमें आपने देखा
कि एक तरफ बच्चा बैठा हुआ है, किताब लेकर के पेंसिल पर पढ़ रहा है, पेंसिल पे बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ एक जो है बालक और एक तरफ बालिका जो है बैठी हुई है। तो सर्व शिक्षा अभियान का ये लक्ष्य बना। इस नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यह कहा गया था कि इसे संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 1960 के पूर्व पूरा किया जाना चाहिए, परंतु सरकार ने इसे अब 1 अप्रैल 2010 को कानूनी रूप प्रदान कर संपूर्ण देश में लागू कर दिया। यानी इसे जो है कानूनी वैधता हमें 1 अप्रैल 2010 को मिल गई। चौथी बात है कि राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इस बात की चर्चा आम तौर पर हमेशा होती है। कॉमन सिविल कोड, एक व्यक्ति के लिए एक पत्नी, और ये सारी बातें जो कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत आनी चाहिए, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण भी एक पहलू है, और भी ऐसी आमतौर पर ऐसी बातें हैं जो हर धर्मों के लेकर के है। हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, इस और भी जितने धर्म हैं, इन सब धर्मों को लेकर के एक कॉमन सिविल कोड तैयार करने की बात की जा रही है। हालांकि समय समय पर इसका विरोध होता है, तो और विरोध होने के कई कारण भी होते हैं। हर धर्म के अलग अलग जो जिम्मेदार लोग हैं वो अलग अलग बातें करते हैं, जिससे जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और समस्याएं क्रिएट होती हैं। जैसे 3 तलाक एक जटिल समस्या थी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, और 3 तलाक की जो प्रावधान उनके जो है व्यवस्था में किया गया है, वो जो है ऐसी व्यवस्था थी कि जिसे जो है गलत तरीके से पुरुष लोग जो है उपयोग करते थे, और उसको हटाने का काम सरकार ने किया। यह जो है प्रशंसनीय है और सामान्य जनता के हित में है। 5वीं बात है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो न्यायपालिका सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करती रही है और आज भी कार्य कर रही है। तो ये बातें हम नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य नीति निर्देशक तत्वों की, जिनका जो है हमारे संविधान में बहुत बेहतरीन ढंग से प्रावधान किया गया है। तो पहली बात क्या है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों को पोषाहार तथा जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करना। राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर निषेध का प्रयास करेगा। अब जैसे मादक पेय वाली जब बात आती है, तो बिहार में क्या हुआ था, कहीं क्या ऐसी घटना हुई कि वहाँ पर शराब की अवैध रूप से बिक्री हुई, जिसमें नशीले पदार्थों का जो है प्रयोग किया गया था, और जिसके कारण कई सारे मजदूर, ग्रामीण मजदूरों की असमय दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी राज्य को ही उठानी पड़ेगी, और इसके लिए संविधान विशेष तौर पर यह प्रावधान करता है। दूसरी बात है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, और दुधारू पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध के निषेध हेतु कदम उठाएगा। ये जो निषेध वाली बात है यहाँ पर, और उनके परीक्षण और सुधार की बात, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। साहीवाल गाय हो, चाहे जर्सी गाय हो, चाहे किसी भी जो है नस्ल की गाय हो, हरियाणवी गाय हो, सबके दूध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और नस्ल को सुधारने के लिए सरकार प्रयास करेगी, और गायों का वध होना
उनको जो है वध होने से रोकना, गाय का वध नहीं होना चाहिए, इसके लिए निषेध हमारे संविधान ने प्रोविजन किया है। और समय समय पर इसके लिए सुधार, और आज के जो है हम सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं देखते हैं कि गौ हत्या पर प्रतिबंध जरूरी है और ये होना चाहिए। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और गौ हत्या पर जो है सख्त कानून बनना चाहिए और इसके जिम्मेदार लोगों को, दोषियों को जो है सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए। तीसरी बात है, लेकिन फसल की सुरक्षा भी अपनी आवश्यकता है, क्योंकि फसल की सुरक्षा किसानों के हित में है और किसानों की सुरक्षा, अन्नदाताओं की सुरक्षा देश के हित में है। और इसलिए गौ हत्या भी ना हो और किसान की फसल बर्बाद ना हो, ऐसे जो है विषय में एक कल्याणकारी राज्य को सोचने की आवश्यकता है। किसान खुशी रहेगा तो देश खुशी रहेगा। तीसरी बात है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। जब पर्यावरण के संरक्षण की बात आती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, चाहे CFCH2 हो, चाहे जो भी अन्य विषैली जो गैसें हैं उनको कम करने की बात हो, तो अनेक देशों में जो है भारत जो है देखता है कि भारत, हमारा देश सतत विकास की अवधारणा पर चल रहा है। यानी पर्यावरण से जुड़ करके विकास करना, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और संविधान बनाने वाले मनीषियों ने इस पर विशेष बल दिया है। चौथी बात है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की यथास्थिति सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा। जो भी इमारतें हैं, चाहे वह लाल किला की इमारत हो, चाहे जो भी समृद्धि विरासत हमें मिली हो, चाहे मुगल कालीन से मिली हो, चाहे प्राचीन काल से मिली हो, चाहे आधुनिक काल से मिली हो, चाहे अंग्रेजों के टाइम से मिली हो, वो बनी है तो भारत की मिट्टी में बनी है, भारत का धन उसमें खर्च हुआ है। इसलिए इन स्मारकों की सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना, पर्यावरण और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है प्रयास करना, ताकि जो है पर्यटक दृष्टि से भी हमारा जो है देश आगे बढ़े, इस बात को जो है हमारे संविधान में विशेष तौर पर बल दिया गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है उस पर चर्चा होनी अभी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। शांति के लिए तो हमारे यहाँ विशेष तौर पर बल आज भी दिया जाता है और पहले भी दिया जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का स्टैंड यही रहा है कि रूस और यूक्रेन एक मेज पर बैठ करके बातचीत करें और समस्याओं को अपने अपने बेहतरीन ढंग से समझौतों के जरिए हल करने का प्रयास करें। ये दिखाता है कि भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए दृढ़वत प्रयास कर रहा है। दूसरी बात है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। भारत देश ने इस नियम को पूरी सख्ती से पालन किया है। हम अपने पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखने का प्रयास करते रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो जो कि भारत का विरोध हर कदम पर करता है और भारत से हर कदम पर शत्रुता मोल लेता है। चीन हो, वो भी जो है भारत की सीमाओं का अवैध रूप से अतिक्रमण करने का लगातार प्रयास करता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत देश न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करता है। ये भारत की शांति प्रियता का एक मिसाल है, जिसे पूरी दुनिया को अपने अपने देशों में बताया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए। भारत आज महाशक्ति के रूप में स्थापित है
और वो किसी भी देश से लोहा लेने का सामर्थ्य रखता है और जवाब देने का भी सामर्थ्य रखता है। लेकिन भारत शांति प्रियता और न्याय प्रियता के कारण विश्व प्रसिद्ध है और इसी कारण भारत की शक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। तीसरी बात है कि संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास, चाहे वो कोई भी ट्रीटी हुई हो परमाणु प्रसार को लेकर के, न्यूक्लियर पावर को लेकर के, इन सब को भारत ने विशेष रूप से बल दिया है और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही संसाधनों का प्रयोग किया है। अपने यहाँ चाहे वह परमाणु परीक्षण हो, इन सब की जो है ध्यान रखते हुए, नियमों को ध्यान रखते हुए खुद की सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को प्रयोग किया है, जो कि होना भी चाहिए और आवश्यकता भी है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास, यानी कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, मजबूत व्यक्ति, और निष्पक्ष रूप से निर्णय करे, इस बात को भी हम सुरक्षागत दृष्टि में देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन पर चर्चा होगी। तो अनुच्छेद 38 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक बहुत सारी बातें जो अभी हम बात कर चुके हैं वो अलग अलग अनुच्छेद में उसी तरीके से बताई गई है। अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति, इस पर बात करें तो नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कोई कानूनी अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान करते हैं और न ही इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ऐसी बातें, लेकिन इसका ध्यान रखा जाता है, चाहे वो कानून बनाने में हो, न्यायपालिका न्याय देने में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने मन मस्तिष्क पर रखती है। तो न्यायालय द्वारा लागू किए जाने पर भी निर्देशक तत्व के सिद्धांत मूल स्थान रखते हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें कानून और अपनी नीतियां बनाते समय इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखती हैं। तो आज हमने इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।